गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे 11th का जो है चैप्टर चल रहा था अपना शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ठीक है ना। तो हमारे लेक्चर 4 तो हुए थे चैप्टर के, और लेक्चर है इसका लेक्चर नंबर कौन सा 11th का। उसमें हृदय की बाह्य संरचना, मानव है, मानव के हृदय की बाह्य संरचना, मानव के हृदय की बाह्य संरचना। देखो मानव का जो हृदय होता है वो कैसा होता है, धमनियों खड़ा होता है। तो इससे हमारा जो दोनों फेफड़े हैं, दोनों फेफड़ों के मध्य में कुछ बाईं ओर होता है। ये मेरा बायां भाग हो गया, अगर सतह से देखें तो पृष्ठ सतह से देखोगे यूँ तो पृष्ठ में मेरा दायां इधर हो गया, बायां इधर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि देखो थोड़ा सा इधर के झुका होता है बाईं ओर। तो ये तो हो गया दायां भाग, बायां आलिंद, और ये हो गया बायां आलिंद। टॉरिकल, लेफ्ट टॉरिकल, ये राइट टॉरिकल, ये हो जाएगा दायां हृदय, ये हो जाएगा बायां मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में, ये फेफड़े जैसे ये फेफड़े गिरोगे, ये फेफड़ा गिरा, इनके मध्य में यहाँ पर होता है। तो दोनों फेफड़ों के मध्य में कुछ बाईं ओर झुका हुआ होता है, इधर बाईं ओर। हृदय की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? मीजोडर्म से। किससे होती है? मीजोडर्म से। जो भ्रूण की मीजोडर्म होती है उससे क्या होता है? हृदय की उत्पत्ति होती है। अब हृदय एक तरह से अपने कह सकते हैं जो अपना एक वायु झुका होता है, ऊपर से हृदय की जो भित्ति है वो पतली होती है, नीचे से कैसे होती है? मोटी होती है। हृदय का यूँ कह सकते हैं, हृदय की बाह्य संरचना में देख रहे हैं तो हृदय के इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम या परिहृदय। कितने स्तर होते हैं? 3। एपिकार्डियम, एक होता है बीच में मध्य वाला पेशीय मोटा होता ही है, इसको क्या कहते हैं? मायोकार्डियम। दूसरा मायोकार्डियम, और एक अंदर का होता है, इसको क्या कहते हैं? एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। इसमें द्रव भरा होता है, परिहृदय द्रव या पेरिकार्डियम फ्लूइड। वो क्या होता है? जब हृदय में एक तरह संकुचन होता है उस समय पर क्या करेगा ये रक्त एक तरह से, उस समय पर जो संकुचन के समय पर क्या करता है? बाह्य ऑर्गन से इसके घर्षण को कम करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, उसके बाद हृदय का ऊपरी भाग थोड़ा, निचला भाग कैसा होता है? नुकीला होता है। हृदय के ऊपरी भाग की भित्ति पतली होती है, नीचे की भित्ति मोटी होती है। दाएं आलिंद में निम्न महाशिरा और एक ऊपर से रक्त को लेकर आती है शरीर में, जो होती है कौन सी? ऊर्ध्व महाशिरा। एक तो ऊर्ध्व महाशिरा, सुपीरियर वेना कावा। एक कौन सी होती है? नीचे के अंगों से लेकर आती है, वो इंफीरियर वेना कावा या निम्न महाशिरा।
तो दायां ऊपर आलिंद होते हैं, नीचे क्या होते हैं, निलय होते हैं। आलिंद होते हैं वो रक्त एक तरह से जो रक्त है उसको क्या करते हैं, एक तरह से ग्राही का कार्य करते हैं। निलय होते हैं वो क्या करते हैं, त्यागी का कार्य करते हैं। तो दाएं आलिंद में आता है, तो दाएं आलिंद से दाएं निलय को एक तरह से यहाँ से नलिका निकलती है, उसका नाम है बहुकोशीय धमनी। तो बाएं आलिंद में आती है, फेंफड़ों से आती है, उसको क्या कहते हैं, बहुकोशीय सिरा। बाद हैं दोनों। और यहाँ बाएं निलय से एक निकलती है, उसका क्या नाम है, महाधमनी। क्या हो जाएगा, महाधमनी। ये क्या करती है, रक्त को शरीर में पहुंचाती है। ठीक है। और एक सामान्य व्यक्ति के अंदर देखें तो हृदय का वजन लगभग कितना होता है, लगभग 300 ग्राम। कितना होता है, लगभग 300 ग्राम के करीब होता है। ठीक है ना। आगे देखो, आगे चलते हैं अपने हृदय के आंतरिक संरचना। भाई मानव के हृदय की बाह्य संरचना हुई। बाह्य संरचना में क्या है कि मानव के हृदय की उत्पत्ति किस से होती है। मानव का हृदय दोनों फेफड़ों के मध्य में बाईं ओर झुका हुआ होता है। हृदय का ऊपरी भाग है वो चौड़ा होता है, नीचे का भाग क्या होता है, नुकीला होता है। हृदय का आवरण पेरिकार्डियम में परिहृदय कहलाता है। पेरिकार्डियम या परिहृदयावरण कहलाता है। इसमें 3 स्थल होते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। एक हो जाता है कौन सा, एंडोकार्डियम। 3 परत होती हैं। इससे इनके मध्य में द्रव भरा होता है, इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड या परिहृदयी द्रव, जो क्या करता है, हृदय से संकुचित होता है तो उस समय पर बाह्य घर्षण से रोकता है इसको। ठीक है ना। दाएं आलिंद में निम्न मात्रा और मात्रा होती हैं जो शरीर से असर लाती हैं। दाएं निलय से एक बहुकोशीय धमनी निकलती है और फेफड़ों से एक बहुकोशीय सिरा आती है बाएं आलिंद में, और बाएं निलय से एक धमनी निकलती है, उसको महाधमनी कहते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में आगे देखो, जो हृदय का जो मध्य स्तर है वो उसमें पेशीय स्तर होता है, मध्य वाला, उसमें पेशियों यहाँ ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं किसी मानव के हृदय की आंतरिक संरचना। मानव के हृदय की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मानव के हृदय की आंतरिक संरचना। ये तो बाहर से संरचना हुई। अब देखो, दाएं आलिंद में बाएं आलिंद के मध्य में पट होता है, जिसको आलिंद अंतर आलिंद पट कहते हैं। दाएं निलय में बाएं निलय के मध्य में पट होता है, इसको अंतर निलय पट कहते हैं। और आलिंदों के और निलयों के बीच में होता है, इसको आलिंद निलय पट बोलते हैं, कोरोनरी सर्कस। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोनरी सर्कस। कोरोनरी सर्कस या आलिंद निलय द्वार। ठीक है। अब देखो, जो हृदय होता है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के भाग में आलिंद, नीचे के भाग में हृदय। ऊपर के भाग में जो आलिंद है, दायां आलिंद बाएं आलिंद से क्या होता है, बड़ा होता है, और दायां निलय से बायां निलय क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। आलिंद, जो दायां आलिंद है और बायां आलिंद है, दायां आलिंद और बाएं आलिंद के बीच में जो पट हो गया वो कौन सा हो गया, अंतर आलिंद पट। मतलब 2 आलिंदों के बीच में एक पट। इस जगह पर एक अंडाकार क्या होती है, ग्रंथ होती है। क्या होता है, एक अंडाकार संरचना होती है यहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस। क्या कहते हैं, फोसा ओवेलिस या अंडाकार आँख। ठीक है। अब क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, इन जगह पर क्या होता है, हृदय में एक छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरामेन।
क्या कहते हैं, फोरा। ठीक है, कई बार क्या होता है ये छिद्र भरता नहीं है, ब्लॉक हो जाता है, लेकिन कई बार ब्लॉक नहीं होता है तो वो छिद्र छेद रह जाता है, जिसको एक सर्जरी के माध्यम से फिर इसको बंद किया जाता है। दायां निलय और बाएं निलय के बीच में जो पट होगा उसको क्या कह देंगे, निलय। तो अंतर मतलब दोनों के बीच में अंतर निलय पट। और आलिंदों के बीच में, निलयों के बीच में जो पट होता है, दरार होती है, उसको क्या बोलते हैं, आलिंद निलय दरार या कोरोनरी सर्कस। अब यहाँ पे देखो, दाएं आलिंद दाएं निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं, यूं 1 2 3, या इनको बाल कह सकते हो। और बाएं आलिंद व बाएं निलय के बीच में कपाट पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें तो इसको तो क्या कहते हैं हम, त्रिबलन कपाट। कौन सा, त्रिबलन कपाट। जिसको क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड बाल, ट्राइकस्पिड बाल। ठीक है, और इधर वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, बाइकस्पिड, या इसका दूसरा नाम है मेट्रल बाल, या इसको बोलते हैं द्विबलन कपाट। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो फुफ्फुसी क्या जा रही है, ये फेफड़ों के लिए जा रही है, ये दाएं निलय से निकल के, उसको क्या कहेंगे हम, फेफड़ों के लिए जा रही है, इसको फुफ्फुसी है, रक्त को हृदय से ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, धमनी। तो क्या हो जाएगा, फुफ्फुसी है, धमनी। तो फुफ्फुसी जो धमनी होती है, यहाँ पर क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं, सेमिन्यूलर बाल। कौन से कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट, या इसका क्या नाम है, सेमिन्यूलर ठीक है। और जो बाएं निलय से धमनी निकलती है, यहाँ पर भी कौन से कपाट होते हैं, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार या सेमिन्यूलर बाल। अब जो ये ऊर्ध्वमात्रा होती है, यहाँ पर एक घुंडी होती है जिसको बोलते हैं सिरा आलिंद घुंडी, ऐसे हैं। और जो आलिंद है इसकी अंदर की जो भित्ति है, यहाँ पर एक और होती है, उसको बोलते हैं एबीएन, एबीएन आलिंद निलय घुंडी। ठीक है ना। और फिर उसके बाद में यहाँ से ये तंतु निकल के जाते हैं अंदर से, जो वो बोलते हैं ये तंतु होते हैं वो। ठीक है, यहाँ से तरह से जाते हैं पूरे उसके अंदर, फिर आ जाता है इनके भित्तियों में, निलयों की भित्तियों में इनमें एक तंतु होते हैं, उनका क्या नाम है, प्रोटीन। इस तरह से हृदय की क्या होती है स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना। तो आंतरिक संरचना में देखो क्या क्या है, आंतरिक संरचना में जो मानव का हृदय है उसके आंतरिक संरचना को देखें तो 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपरी वाले में जो आलिंद होते हैं, नीचे के निलय होते हैं। आलिंद, बायां आलिंद से दायां आलिंद बड़ा होता है, और बायां निलय दाएं निलय से बड़ा होता है। आलिंदों की भित्ति पतली होती है, जबकि निलयों की भित्ति कैसी होती है, मोटी होती है। दाएं निलय से बाएं निलय की भित्ति 3 गुना मोटी होती है। कितनी मोटी होती है, 3 गुना। मतलब दाएं निलय से इसकी भित्ति है वो कितने गुना मोटी होगी, 3 गुना मोटी होगी। कितने गुना, 3। ठीक है, उधर की पतली होगी थोड़ा, और इधर की कैसी होगी, मोटी होगी। कैसी होगी, मोटी। अब दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के मध्य में दोनों का बीच में पट है, तो इसको बोलेंगे अंतर आलिंद पट। मतलब दोनों आलिंदों के बीच में क्या है, एक पट है, उसको क्या बोल देंगे, अंतर आलिंद पट। ठीक है ना। उसके बाद देखो अंतर आलिंद पट ही हो गया। इसमें इस पट के ऊपर एक क्या होता है, एक गर्त होता है जिसको अंडाकार संरचना होती है, जिसको बोलते हैं अंडाकार भाग या फोसा ओवलिस। छोटे बर्तनों में हृदय में इस जगह पर क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फोरा में। लेकिन ये बाद में
इसी तरह से क्या बन जाता है, भूसा होने से अन्ना का खातन रहता है, ये बन जाता है। इसके बाद देखें दाएं निलय और बाएं निलय के बीच का जो पट होता है इसको क्या बोल देते हैं, अंतर निलय पट। मतलब दोनों निलयों के बीच में क्या हो गया, पट हो गया। और आलिंदों और निलयों के बीच में जो पट होता है इसको क्या बोलते हैं, कॉरिनरी सर्कस या अंतर निलय पट। ठीक है। अब देखो दाएं आलिंद में निम्न मासरा और ऊर्ध्व मासरा, निम्न या इसको इंटीरियर वेना कावा, इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये ऊपर से शरीर से मुंह से रक्त को लेके आती है और ये नीचे की भागों से लेके आती है, यह शुद्ध रक्त को लेके आती है और दाएं आलिंद में डाल देती है। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलन कपाट होते हैं, ये खुलते हैं और ये खुलने के बाद में रक्त किस में आता है, दाएं निलय। दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। अब ये जो त्रिवलन कपाट हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व दाईं ओर होते हैं और बाइकस्पिड के जो वाल्व होते हैं वो बाईं ओर होते हैं। बाईं मतलब बायां वो मिट्रल वाल्व या द्विवलन होता है। अब दाएं निलय से जो फुफ्फुसीय धमनी निकलती है उसमें अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं। कौन से कपाट, अर्धचंद्राकार कपाट। अब फेफड़ों से रक्त को लेके आएगी उसको क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय सिरा। ये भी अपवाद है, फुफ्फुसीय सिरा जो है वो रक्त को बाएं आलिंद में लाती है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में द्विवलन कपाट होते हैं, वो खुलते हैं और रक्त बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय से एक महाधमनी निकलती है जो शरीर को अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। ठीक है ना। और ये महाधमनी के सिरे पर अर्धचंद्राकार क्या होते हैं, कपाट होते हैं। ये कपाट क्या करते हैं, ध्वनि उत्पादन का कार्य करते हैं। देखो अपने जो ध्वनि आती है हार्ट के अंदर साउंड होती हैं, ये तो आंतरिक संरचना हो गई। आंतरिक संरचना में क्या क्या किस किस तरह से हो रहा है, दाएं निलय से बाएं निलय की गति लगभग 3 गुना कैसी होती है, मोटी होती है। दाएं निलय से बाएं निलय बड़ा होता है और बाएं आलिंद से दाएं आलिंद क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। और एक तरह से अब यूँ कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एक त्रिवलन और द्विवलन कपाट है, या यूँ कह दो दाएं आलिंद दाएं निलय, बाएं आलिंद बाएं निलय, कि जब ये कपाट या वाल्व बंद होते हैं, जब जो ध्वनि सुनाई देती है वो फर्स्ट साउंड देती है। फर्स्ट साउंड कौन सी साउंड, फर्स्ट साउंड कौन सी होती है, लव। जब त्रिवलन कपाट और द्विवलन कपाट दोनों बंद होते हैं तो फर्स्ट साउंड सुनाई देती है या प्रथम ध्वनि सुनाई देती है, उसी वो होती है लव की। और सेकंड जो ध्वनि होती है जब अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं, ये और ये, तब सेकंड साउंड आती है हार्ट के अंदर, वो आती है डव की। और जो ये ध्वनि चलती रहती है सामान्य में वो लव डव की चलती रहती है। तो हृदय ध्वनि किसे कह रहे हैं, हृदय ध्वनि को हम एक तरह से हम देख सकते हैं, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। एक कान जो अपना लगाने से जैसे होता है डॉक्टर लगाते हैं, वो स्टेथोस्कोप होता है। क्या होता है, स्टेथोस्कोप। ऐसा तरह से ये स्टेथोस्कोप से इनको सुन सकते हैं। तो ये ध्वनि के भी क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं कंपटीशन के अंदर कि फर्स्ट ध्वनि कब सुनाई देती है, त्रिवलन व द्विवलन कपाट के बंद होने से प्रथम ध्वनि सुनाई देती है। यूँ कह दो दाएं आलिंद में दाएं निलय के मध्य के कपाट तथा बाएं आलिंद में बाएं निलय के मध्य के कपाट के बंद होने से प्रथम ध्वनि सुनाई देती है, जो ध्वनि लव की आती है। और जो दूसरी ध्वनि है अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर आती है। जब ये बंद होते हैं तब सेकंड ध्वनि सुनाई देती है, जो डव या डव की आती है। ठीक है ना। तो ये ध्वनि लव डव की चलती रहती है, जिसको किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से। ठीक है ना। कई बार छोटे बच्चे होते हैं में हृदय के अंदर फीवर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, रोमेटिक फीवर कहते हैं, रोमेटिक फीवर। और रोमेटिक जो फीवर होता है उसमें आवाज़ जो हृदय की होती है वो मुरमुर की हो जाती है। कैसी बन जाती है, मुरमुर की। ठीक है ना। तो ये तुम्हारे मानव के हृदय की आंतरिक संरचना बता दी और इसी के अंदर मैंने हृदय ध्वनि बता दी है। ठीक है ना। तो ये तुम्हें हृदय की संरचना देखो ऐसे ही बना सकते हो। और यदि हम ये तो कौन सी सतह से है, अधर सतह से है। कौन सी सतह से, अधर से। यदि मैं यूँ खड़ा हो जाऊँ तो कौन सी सतह हो जाएगी, पृष्ठ। तो कई किताबों में पृष्ठ में भी रेखा मिलता है और कई में अधर में भी मिलता है, लेकिन प्रोसेस जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे इधर बना दो दायां तो दाएं में ही ऊर्ध्व मात्रा निम्न मात्रा को लिखो,
दाएं नेले से फुफ्फुसी धमनी जा रही है, फेफड़ों को तो हो ही जाएगी। फुफ्फुसी सिरा लेके आ रही है, फेफड़ों से बाएं आलन में ही खुलेगी, और बाएं आलन और बाएं नेले में के बीच में ही द्विवलन कपाट होंगे, और इनके बीच में द्विवलन होंगे। तो उधर बना दो, चाहे यहाँ से महाधमनी निकलेगी बाएं नेले से। अब देखो बाएं नेले से जो मैंने बताया था, एक बार बताया था, तो मैं इसमें रक्त दाब नीचे बढ़ा दिया था। तो बाएं नेले से रक्त पे जो बाएं नेले से इस महाधमनी पर डाला गया था, बाएं नेले से रक्त द्वारा, बाएं नेले से रक्त जाता है, तो बाएं नेले से महाधमनी, बाएं नेले से रक्त द्वारा महाधमनी पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर, एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब, तो एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर। कौन सा? सिस्टोलिक प्रेशर दाब, इसको बोलते हैं संकुचन दाब। कौन सा दाब? संकुचन। एक होता है डायस्टोलिक दाब, इसको बोलते हैं शीतलन दाब। ये होता है कितना? 80। तो सिस्टोलिक, और एक होता है डायस्टोलिक। संकुचन दाब और शीतलन दाब। जैसे महाधमनी है, बाएं नेले से रक्त यूं गया, तो जो महाधमनी है उसके अंदर एक तरह से जैसे फैलाव है, जो कितना प्रेशर लग रहा है, तो वो तो उसका कौन सा दाब होगा? संकुचन होगा 120 की। और जब नॉर्मल अवस्था में जैसे रक्त ले रहा है, उस समय पर ये क्या हो गई है? शीतलन अवस्था में हो गई है। उस समय का जो प्रेशर रहेगा वो कितना होगा? 80 होगा नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से। और ये जब हाइट से पंपिंग हो रहा है बाएं नेले से, तब उसका रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। तो हम ये कह सकते हैं रक्त दाब को किससे मापा जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर, ये बहुत क्वेश्चन आता है। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब कितना होता है? 120 से ऊपर जाता है तो ब्लड प्रेशर या रक्त दाब हाई, और 80 से कम होता है तो रक्त दाब लो। किससे मापते हैं? स्फेग्नोमेनोमीटर एक उपकरण होता है, उसके द्वारा रक्त को मापते हैं। जो तुमने देखा होगा डॉक्टर यहाँ पर टीम लगाकर उपयोग करके और केयर देते हैं, वो एक उपकरण कौन सा होता है? स्फेग्नोमेनोमीटर होता है। और ये स्फेग्नोमीटर से रक्त दाब को मापा जाता है। एक स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप कान में लगा करके जो हाइट पर लगा के सुनते हैं, वो क्या होते हैं? हृदय की ध्वनि होती है, फर्स्ट साउंड। यदि ये कपाट सही बंद हो रहे हैं, सही सर्कुलेशन चल रहा है, तो कपाट सही बंद हो रहे हैं, तो धक्की ध्वनि आ जाएगी। यदि अर्धचंद्राकार कपाट जब बंद हो रहे हैं, तब डबकी आ जाएगी। ध्यान रखना, कपाट के खुलने पर ही, मतलब कपाट जब खुलते हैं तब कोई ध्वनि नहीं सुनाई देती है, चाहे अर्धचंद्राकार हो चाहे त्रिवलन द्विवलन हो। जब ये कपाट बंद होते हैं, द्विवलन और त्रिवलन कपाट के बंद होने पर फर्स्ट ध्वनि, और सेमीनुलर बाल या अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर सेकंड ध्वनि। तो हमेशा कपाट के बंद होने पर ही ध्वनि सुनाई देती है, खुलने पर ध्वनि सुनाई नहीं देती। दूसरा, ये कपाट क्या करते हैं? रक्त को विपरीत आने से भी क्या करते हैं? रोकने का कार्य करते हैं। ठीक है ना? तो ये तुम्हारा मानव के हृदय की बाह्य संरचना हो गई, आंतरिक संरचना हो गई, हृदय ध्वनि हो गई, और तुम्हारा इसमें रक्त दाब हो गया। रक्त दाब की परिभाषा समझ में आ गई होगी। बाएं नेले से रक्त के द्वारा महाधमनी पर डाला गया दाब क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। किससे माप रहे हैं? स्फेग्नोमीटर से। सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब 120 से 80 mmHg, क्योंकि उसमें पारा भरा होता है, उसकी रीडिंग होती है, और Hg मतलब पारा मरकरी होती है उसका। ठीक है? अब तुम्हारे इसमें आएगा हृदय की कार्य प्रणाली। हृदय की कार्य प्रणाली जिसमें हम पढ़ेंगे क्या? हृदय स्पंदन। क्या पढ़ेंगे? हृदय स्पंदन पढ़ेंगे। ठीक है? तो आगे देखो, इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे हम, तो इसको डायग्राम बना रहे हैं, कुछ बच्चे बना लो। ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये वाला कंडीशन के अंदर एक ये भी हाईएस्ट साउंड कब आती है,
कौन किसके बंद होने से आती है, उसमें आ जाते हैं ऑप्शन के दाएं आलिंद व बाएं आलिंद के बीच में कपाट के पाए जाने से, या यूँ आ जाते हैं त्रिवलन कपाट के खुलने से, त्रिवलन के बंद होने से, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। तो ये अपने नीट और इनमें बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरह से, कोई भी कंडीशन में भी जैसे अपने तैयारी करते हैं तो उनमें भी ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना। और इसका ये भी ध्यान रखना, कोसावली इसका होता है दायां आलिंद और बायां आलिंद के मध्य में, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे हृदय की कार्य प्रणाली। क्या पढ़ेंगे? हृदय की कार्य प्रणाली। तो अपने इसे अपना जो ये चैनल है यूट्यूब का, इसको अपने कंपटीशन के हिसाब से, नीट के हिसाब से और अपना एक तरह से 11th के जो बेस है अच्छा करने के लिए हम इसे चैनल पर देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। और अपने ये चैनल को आगे यदि ठीक लग रहा है तो उसको लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, कल दूसरा वो पढ़ेंगे, ठीक है टॉपिक।